हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? जैसा कि हम लोग पिछले टर्म पे पढ़ रहे थे, आप सबने ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज में ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 को स्टडी कर लिया था कि ऑक्सीजन किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है दो फॉर्म में, एक डिसॉल्व फॉर्म में 3% और 97% ऑक्सी हीमोग्लोबिन के थ्रू। ठीक है, और हमने उसमें जो भी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन था वो भी आपको मैंने एक्सप्लेन किया था। तो आज हम उसके आगे चलते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 चैप्टर का नाम हम लोग पढ़ रहे हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, और इसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। CO2 का ट्रांसपोर्ट पढ़ने वाले हैं बच्चा। तो बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 जो होता है वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है? इन थ्री वेज। बेटा मतलब कि तीन तरीके से तीन तरीके से क्या होता है ट्रांसपोर्ट होता है CO2। जैसे आपने ऑक्सीजन देखा था कि दो तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, तो वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड तीन तरीके से ट्रांसपोर्ट होगा। देखते जरा कौन कौन सा। बेटा यहाँ पे सबसे पहला फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट जो होगा वो क्या होता है? इन डिसॉल्व फॉर्म। ठीक है, पहला जो है वो डिसॉल्व फॉर्म में है। डिसॉल्व फॉर्म में कैसे है? किसके साथ? ठीक है, किस पर? प्लाज्मा, यानी कि 7% CO2 डिसॉल्व इन प्लाज्मा या डायरेक्टली डिसॉल्व इन प्लाज्मा। डायरेक्टली डिसॉल्व इन प्लाज्मा मतलब आप समझो कि ये 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड है बेटा ये डायरेक्ट प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट डिसॉल्व हो गई है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये CO2 7% है और ऑक्सीजन कितने परसेंट डिसॉल्व होती थी? 3%। तो आपको इससे एक आइडिया लग रहा होगा कि क्या कि CO2 solubility is more than ऑक्सीजन। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन से CO2 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, इसीलिए आसानी से क्या होता है फास्ट में डिसॉल्व हो जाता है। इसीलिए ऑक्सीजन 3% डिसॉल्व होती है और CO2 कितना परसेंट? 7%। ठीक है, तो ये डिसॉल्व फॉर्म हो गया, डायरेक्टली डिसॉल्व हो गया। अभी हम आपको बता देंगे एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। सेकंड फॉर्म क्या है? सेकंड फॉर्म एज बाइकार्बोनेट फॉर्म। ये बाइकार्बोनेट फॉर्म है। कैसे? ये क्या होता है? कितने परसेंट होता है बेटा? ये 70% CO2 फॉर्म क्या फॉर्म करती है? NaHCO3 है ना, NaHCO3 इन प्लाज्मा। बेटा ये भी प्लाज्मा में है, लेकिन ये किस फॉर्म में है? बाइंड फॉर्म में, मतलब बाइंड हो जाए, सोडियम के साथ बाइंड हो जा रही है ना। वो डायरेक्टली डिसॉल्व हो, CO2 ये जो प्लाज्मा में डिसॉल्व हो रही है 7% डायरेक्टली डिसॉल्व हो रही है, कुछ नहीं बना रही है ना। लेकिन यहाँ पे ये जो 70% है वो क्या कर रही है? बाइंड हो जा रही है। ठीक है ना, कैसे बाइंड होगी अभी हम उसके बाद देखेंगे। ठीक है, इसका थर्ड नंबर पे बेटा अभी बचा हुआ है ना 70 और 77 ही हुआ, तो अभी बचा हुआ देखते जरा थर्ड नंबर क्या है? एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, इसका मतलब इस टर्म से ही समझ में आ रहा है बेटा कि ये जो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन है इसका मतलब हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन बाइंड होगा, यानी कि CO2 बाइंड विद द हीमोग्लोबिन, यानी कि हीमोग्लोबिन के साथ भी ये बाइंड होगा। तो देखते हैं जरा कितने परसेंट। ये एक्चुअल में कहीं कहीं 23% भी दिया है, 20 to 25% जो होता है। ठीक है ना, या कहीं पे आप 23 डायरेक्ट
अगर ऑप्शन में आता तो 23 अगर दिया तो 23 लगाएंगे, ठीक है। तो 20 to 25% बाइंड विथ हीमोग्लोबिन, क्या हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो इस तरीके से ये 3 तरीके से क्या होता है, डिसॉल्व होता है ना। अब बेटा कैसे डिसॉल्व होगा, पहले तो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि CO2 डायरेक्टली डिसॉल्व इन प्लाज्मा, डायरेक्ट डिसॉल्व हो रहा है ना, क्योंकि इसकी सॉल्बिलिटी ज्यादा होती है ज्यादा ऑक्सीजन जल्दी से मिक्स नहीं होता है, CO2 ज्यादा मिक्स हो जाता है इसलिए जल्दी डिसॉल्व हो जाता है। हमें पढ़ने हैं डिटेल में क्या बाइकार्बोनेट और कार्बोनिल हीमोग्लोबिन, तो इसको थोड़ा सा आप नोट कर लें, फिर हम आगे इसको देखते हैं किस तरीके से डिसॉल्व और बाइकार्बोनेट फॉर्म और कार्बोनिल हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे देखते हैं जरा हम थोड़ा सा डायग्राम CO2 एट टिश्यू लेवल, एट टिश्यू लेवल मतलब टिश्यू लेवल पे किस तरीके से बॉन्ड होता है ये देखते हैं जरा, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसा एक डायग्राम बनाते हैं, ये मान लेते हैं आपका टिश्यू है, क्या है बेटा, ये टिश्यू है, ठीक है, ये टिश्यू है और इधर आपका ये प्लाज्मा है पूरा, और इसी में एक ये आपके पास ये है RBC, ठीक है, ये बेटा क्या है RBC, ठीक है, बहुत ध्यान से RBC यानी कि ब्लड फ्लो और ब्लड वेसल्स है, इसमें RBC ये है और ये प्लाज्मा है, ठीक है, कंफर्म, वेरी गुड, ठीक है। अब जरा देखते हैं टिश्यू में क्या बन रही है बेटा, टिश्यू में CO2 फॉर्मेशन हो रहा है, क्या CO2 फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये CO2 इस तरीके से गई, बहुत ध्यान से, तो 7% CO2 यहां डिसॉल्व हो गई, क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई, ठीक है, 7%, और बाकी आगे चली गई, बाकी CO2 जो है वो आगे जा रही है, अंदर गई, किसके अंदर बेटा, RBC के अंदर, कंफर्म। 70% ये जा रही है अंदर, ओके, कंफर्म, ठीक है। अब देखते हैं जरा CO2 प्लस RBC के अंदर जो वाटर है H2O उसके साथ ये बाइंड हो जाएगी, ठीक है। बाइंड होने के बाद क्या बनाएगी बेटा, ये बाइंड होने के बाद बनाएगी H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाएगा, इसे क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड। H2CO3 क्या होता है, कार्बोनिक एसिड। और ये जो रिएक्शन होती है बेटा बहुत फास्ट होती है, आपने बायोमोलिक्यूल में हमने आपको पढ़ाया है, बायोमोलिक्यूल में आपने पढ़ा है कि सबसे टर्न ओवर नंबर के अकॉर्डिंग सबसे फास्टेस्ट एंजाइम कौन सा होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, यहाँ पे आपको लगाना है C.A, मतलब ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, आप लोग पढ़ चुके हैं इसलिए मैं CA लिख रहा हूँ, अदरवाइज नहीं पढ़े होते तो मैं पूरा नाम लिख देता, ठीक है। अब क्या हो रहा है, कार्बोनिक एसिड बना, अब ये क्या होता है, अनस्टेबल कंपाउंड होता है, कुछ ही टाइम में टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने के बाद क्या करेगा बेटा, ब्रेक हो जाएगा कुछ टाइम बाद, ठीक है, कुछ टाइम बाद ये ब्रेक होगा, और ब्रेक होने के बाद बनाएगा H पॉजिटिव प्लस यानी कि H आयन प्लस HCO3 निगेटिव, यानी कि ये बाइकार्बोनेट, क्या बना, बाइकार्बोनेट, ठीक है। ये सब RBC के अंदर ही फंक्शन चल रहा है, बहुत ध्यान से। अब क्या होगा कि ये H आयन है, H आयन मतलब बहुत ज्यादा, तो इस RBC के अंदर एक चीज और होती है, हीमोग्लोबिन, है ना। तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो हीमोग्लोबिन जो फ्री फॉर्म में होगा, हीमोग्लोबिन मान लेते हैं हीमोग्लोबिन फ्री फॉर्म में पड़ा है, तो इट बाइंड विद द, किसके साथ बाइंड होगा, इट बाइंड विद द हीमोग्लोबिन H आयन, तो क्या बना लेगा, HHB, ठीक है, ये बना लेगा HHB, कौन, हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन एसिड, ठीक है, एसिड H पॉजिटिव मतलब उसको कंबाइन कर देगा, तो ये बना लिया उसने HHB, बहुत ध्यान से बता, HHB फॉर्म कर दिया। अब क्या होगा, ये जो HCO3 यानी कि बाइकार्बोनेट है, दे रिलीज आउट फ्रॉम द RBC, ये RBC से बाहर आ गया, HCO3 निगेटिव बाहर आया, बाहर मतलब कहाँ, प्लाज्मा में, ये प्लाज्मा है ना, ये चारों तरफ RBC के क्या बना हुआ, प्लाज्मा। तो जब बेटा बाहर आया तो क्या होगा कि RBC के अंदर यहाँ पे प्रोटीन चैनल्स हैं,
यहाँ पे बहुत सारे प्रोटीन चैनल है। ये क्या है? प्रोटीन चैनल। आप लोग पढ़ चुके हो सेल स्ट्रक्चर में, फंक्शन में, ठीक है। प्रोटीन चैनल्स, इसके थ्रू क्या हुआ? निगेटिव आयंस बाहर आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ? अंदर जब निगेटिव आयंस का कंसंट्रेशन कम होगा तो उसको कंप्लीट करने के लिए कोई जाएगा। तो देखो बेटा, इस प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है NaCl। NaCl ब्रेक होगा, जब ब्रेक होगा तो Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव बनाएगा, ठीक है। अब बहुत ध्यान से, ये Cl नेगेटिव जो है यहां से अंदर चला जाएगा, मतलब इसी प्रोटीन चैनल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, या कई सारी मेम्ब्रेन पे कई जगह प्रेजेंट रहता है। तो ये Cl नेगेटिव अंदर गया, ठीक है। अब ऐसा मत सोच लेना कि ये Cl इस H के साथ जुड़ जाएगा तो HCl बना देगा, ऐसी गलती नहीं करना है। वो उसके साथ जुड़ गया, HH भी बना दिया उसने, Cl नेगेटिव अंदर गया, ठीक है। ये किसके लिए गया? सिर्फ बैलेंस पूरा करने के लिए। इसे बोलते हैं, इसी प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये जो रिएक्शन दिख रही है यहाँ पे, जो मैं लाइन डाल रहा हूँ, इसको बोलते हैं हम लोग क्लोराइड शिफ्ट। क्या बोलते हैं? क्लोराइड शिफ्ट, है ना। आयन को मेंटेन करने के लिए क्लोरीन का गया, अंदर गया, अभी बाहर भी आएगा, है ना। कब आएगा बताएंगे बाद। ये हम टिश्यू लेवल पर पढ़ रहे हैं। अब ये SCO3 नेगेटिव क्या करेगा बेटा? इट बाइंड Na पॉजिटिव, ये इधर से आएगा, सॉरी इधर से आएगा, Na पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव, यानी कि बाइकार्बोनेट क्या बना लेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ये बाइंड फॉर्म हो गया, देखो कंबाइंड फॉर्म हो गया कि नहीं? यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट ये बन गया बेटा। अब ये इस फॉर्म में चला जाएगा कहां तक? एल्वेओल। टिश्यू से आया, टिश्यू ये टिश्यू लेवल पे इतना सारा फंक्शन हो गया। अब ये ब्लड कहां जाएगा? डायरेक्ट कहां जाएगा? कहां जाएगा? ये जाएगा आपका एल्वियोलर लेवल में, यानी कि एल्वियोलाई के पास जाएगा। तो एल्वियोलाई पे क्या क्या होगा वो हम दूसरे डायग्राम में पढ़ेंगे, है ना। इस डायग्राम में केवल आपको इतना ही समझना है, ठीक है। इस तरीके की कंडीशन है, ओके, कंफर्म। तो आप इसको नोट डाउन करें, फिर हम अगला एल्वियोलर लेवल पे देखते हैं कि किस तरीके से आगे क्या होगा, ठीक है। ये क्लोराइड शिफ्ट है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा क्लोराइड शिफ्ट। इसी को हम लोग हैमबर्गर इफेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्लोराइड शिफ्ट ऑब्लिक हैमबर्गर इफेक्ट या फिनोमेना, ठीक है। हैमबर्गर फिनोमेना क्या होता है ये लिख देते हैं यहाँ पे। HCO3 नेगेटिव फ्रॉम RBC to plasma and Cl negative from plasma to RBC, ठीक है। This shift, ठीक है, called this shift only for maintain इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ठीक है। तो बेटा ये क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर फिनोमेना होता है, जिसमें SCO3 अगर बाहर आता है तो Cl उसके जगह पे क्या अंदर इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन यानी कि आयन बैलेंसिंग करने जाता है। कंफर्म? नोट डाउन करें। अब देखेंगे बेटा क्या होगा कि ये आपका यहाँ पे हम तीनों चीजें आपको डिस्क्राइब करेंगे। टिश्यू, ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे RBC और प्लाज्मा हो गया, ठीक है, और ये आपका हो गया बेटा एल्वियोलाई, ठीक है। एल्वियोलाई हो गया, ये RBC हो गया, ठीक है, ये प्लाज्मा यहाँ पे हो गया RBC के बाहर, और ये टिश्यू हो गया, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे हमारे पास RBC में क्या क्या बन चुका था? एक तो हमारे पास HB था, ठीक है, ये बना हुआ था, आप पिछले वाले डायग्राम में देखेंगे तो आपको दिखेगा HHB था। इसके बाद इसके अंदर Cl नेगेटिव पहुंचा हुआ था ऑलरेडी बैलेंस करने के लिए, ठीक है। और प्लाज्मा में पड़ा था, एक तो आपका क्या पड़ा था प्लाज्मा में आपके पास था
यहां पे लिख देते हैं प्लाज्मा में आपके पास था NaHCO3 NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट था। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपको दिख रही है, मतलब इतनी चीजें यहाँ पे है। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, अच्छा एक चीज और मेंशन कर देना पिछले वाले डायग्राम में कि जो CO2 और H2O क्या बनाते हैं, कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड बनाने में कौन सा एंजाइम फॉर्म यूज होता है बेटा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज Ca। ठीक है, C वाला चार्टेड अकाउंटेंट नहीं है ना, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज हो गया। तो उसके ब्रेकिंग में कौन सा एंजाइम यूज होता है, वो भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज ही होता है। यानी कि जब H2CO3 ब्रेक इनटू द H पॉजिटिव H आयन एंड SCO3 नेगेटिव यानी कि बाइकार्बोनेट, तो भी वहां पे एंजाइम बाइकार्बोनेट सॉरी कार्बोनिक एनहाइड्रेज ही लगेगा, तो आप उसको मेंशन कर देना। तो इतनी सारी चीजें इस तरीके से थी। अब एक चीज और हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि थर्ड नंबर जो था हमारा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन है ना, क्योंकि हमने 7% डायरेक्टली डिसॉल्व कर दी। अच्छा यहाँ पे CO2 भी है 7%, यानी कि 7% CO2 डायरेक्टली प्लाज्मा में डिसॉल्व। ठीक है, तो ये भी था। अब हमारे पास 7% ये है और ये 20% ये है, सॉरी 70% यहाँ पे NaCO3 नेगेटिव SCO3 नेगेटिव फॉर्म में बचा कितना 20-25 यानी कि 23%। तो क्या होगा उसको जरा देखेंगे। ये टिश्यू में जो CO2 था वो डायरेक्ट गया RBC में, बहुत ध्यान से RBC में गया और कुछ हीमोग्लोबिन के साथ है ना, कुछ हीमोग्लोबिन के साथ जैसे HHB बना वैसे कुछ हीमोग्लोबिन के साथ क्या हुआ, यानी कि HbNH2 अमीनो क्यों, अमीनो क्यों बेटा, अमीनो इसलिए क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है वो बाइंड होता है आयरन के साथ, आयरन पार्ट के साथ। मैंने आपको बताया था ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी कि हीमोग्लोबिन के पास 4 आयरन मॉलिक्यूल होते हैं, 4 आयरन मॉलिक्यूल के साथ एक मॉलिक्यूल बाइंड होता है, तो क्या होता है कि 4 के साथ 8 यानी कि 8 मोल जो ऑक्सीजन के होते हैं बाइंड हो जाते हैं, मॉलिक्यूल मतलब 4। तो वो आयरन पार्ट के साथ Fe क्या होता है, आयरन पार्ट के साथ बाइंड होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, वो थर्ड वाला नंबर जो आपको अभी मैंने लिखाया था, तो वो जो होता है वो प्रोटीन पार्ट के साथ बाइंड होता है, तो वो भी किसके साथ, NH2 के साथ, इसलिए इसका नाम हो जाता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। तो बेटा क्या होगा, प्लस CO2 यहाँ पे बाइंड होगा। ठीक है, और ये बना क्या लेगा बेटा, बनाएगा क्या, देखो क्या बनाएगा, Hb.NH है ना, NHCOOH। ठीक है, ये बनाएगा। ठीक है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बन गई, कार्ब अमीनो कंफर्म। इतनी चीजें हमारे पास यहाँ पे बन गई। ठीक है, अब कंफर्म हो गया। अब एल्वियोलाई पे क्या होगा, देखो एल्वियोलाई में यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है बेटा, ऑक्सीजन है, और यहाँ पे PO2 भी बहुत ज्यादा है, हाई है एल्वियोलाई में, 104 के आसपास है। तो क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है वो अंदर आएगी, यहाँ पे ऑक्सीजन अंदर आएगी, तो अब क्या होगा वो ध्यान से, ये H जो है वो ब्रेक हो जाएगा, यानी कि H आयन बनाएगा प्लस इधर निकाल देगा Hb, क्या निकालेगा Hb, और Hb के साथ O2 बाइंड होकर के क्या बना लेगा HbO2, क्या बना लेगा HbO2 है ना, ये HbO2 बन गया। कंफर्म, वेरी गुड। अब H आयन तो यहाँ पे अलग हो गए, उसी टाइम क्या होगा, ये ब्रेक होगा। अब इसको ब्रेक करना है तो ये ब्रेक हो जाएगा एक Na पॉजिटिव में और HCO3 नेगेटिव में ब्रेक हो गया। ठीक है, अब ब्रेक होने के बाद ये अंदर जाएगा, यहाँ पे एल्वियोलर टेबल। ठीक है, ये अंदर गया, जैसे ही अंदर जाएगा वैसे ही ये बाहर आ जाएगा, Cl नेगेटिव जो है वो बाहर आ गया। ठीक है, Cl नेगेटिव जो बाहर आया, अब क्या करेंगे कि Cl नेगेटिव और ये दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे NaCl। ठीक है, कंफर्म, ये बना लिया है। जैसे SCO3 नेगेटिव जब अंदर गया, ठीक है, SCO3 नेगेटिव अंदर गया, तो इसने क्या किया कि इस H के साथ प्लस H पॉजिटिव फिर से क्या बना लिया बेटा, इसने फिर से क्या बना लिया, फिर से क्या बना लिया H2CO3
कंफर्म। H2CO3 जैसे बनाया तो क्या होगा, अब ये यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा है तो क्या होगा, CO2 निकल गया बाहर, CO2 क्या हुआ बाहर निकल गया, ये ब्रेक हो गया और यहाँ से H2O अलग हो गया, ठीक है, H2O अलग हो गया और CO2 अलग हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये बाहर निकल गया। अब जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, यहाँ पे Hb अलग हो जाएगा, Hb अलग हो गया और यहाँ से CO2 बाहर निकल गया। अब ये जो 7% था वो भी CO2 यहाँ से बाहर निकल गया, कंफर्म। तो ये प्रोसेस यहाँ पे एल्वियोलर लेवल पे होता है। ऑक्सीजन जितना भी Hb है, जैसे यहाँ पे Hb है तो वो भी ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके साथ बाइंड हो जाएगा, HbO2 बना लेगा, है ना। इस तरीके से ये एल्वियोलर लेवल पे है, बहुत ध्यान से, ठीक है ना, कंफर्म। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये ट्रांसपोर्ट कर देता है CO2 का, देखो CO2 सारा का सारा 7% CO2 जो टिश्यू में डिसॉल्व थी वो डायरेक्ट PO2 पार्शियल प्रेशर हाई है और यहाँ पे CO2 का पार्शियल प्रेशर बहुत कम है, इसलिए हायर टू लोअर, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा है तो ये उधर चली जाएगी एल्वियोलाई। फिर इसके बाद जो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन फॉर्म है कि वो भी CO2 बाहर निकल जाएगी तो हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा और जैसे ही हीमोग्लोबिन अलग होगा तो O2 उसके साथ बाइंड होगा। यहाँ HHB है, H पॉजिटिव अलग करेगा तो HbO2 फिर से बना लेगा। इसके बाद ये जो CO2 था Na यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें सोडियम अलग होगा, SCO3 अंदर फिर से जाएगी RBC के और RBC के अंदर जाने पे H पॉजिटिव के साथ बाइंड हो करके और तुरंत ब्रेक भी हो जाएगी, CO2 उधर दे देगी और H2O अलग कर देगी, कंफर्म, नोट डाउन कर लें। अब बेटा यहाँ पे एक हैल्डेन इफेक्ट पढ़ना है आपको, हैल्डेन इफेक्ट। हैल्डेन इफेक्ट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है। तो पहले तो इट्स रिलेटेड विद द, पहले ही लिख देना रिलेटेड विद CO2 ट्रांसपोर्ट, CO2 ट्रांसपोर्ट, CO2 के ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है। कैसे, देखो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी Hb मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन act as strong acid, ठीक है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड जैसा फंक्शन करता है। कैसे, आप डायग्राम में देखो जरा, जब ऑक्सीजन आता है कहां पे, आरबीसी के अंदर, तो हीमोग्लोबिन उस समय क्या रिलीज करता है, H आयन, है ना, लिख देते हैं यहाँ पे, ड्यूरिंग ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, ऑक्सी Hb फॉर्मेशन Hb रिलीज H आयन, जब H आयन रिलीज करेगा देन एसिडिटी क्या होगी, एसिडिटी बढ़ेगी, एसिडिटी इंक्रीज होगी कि नहीं होगी भाई, H आयन इंक्रीज हो गया तो एसिडिटी भी इंक्रीज होगी और जब एसिडिटी इंक्रीज होगी जिसकी वजह से CO2 loses capacity to bind किसके साथ, हीमोग्लोबिन, यानी कि जो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनता है ना, कार्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनता है तो उसके साथ ही इसकी जो कैपेसिटी होती है बाइंड होने की वो खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से यानी CO2 लूजेस, जब एसिडिटी बढ़ेगी तो CO2 लूजेस कैपेसिटी टू बाइंड Hb, है ना, टू बाइंड Hb, और क्या होगा, Hb जो है वो CO2 को अलग कर देगा, यानी कि अलग हो जाएगी CO2 Hb से और बाहर निकल जाएगी एल्वियोलाई में, कंफर्म। और H आयन जो है वो वापस किसके साथ बाइंड हो जाएंगे, HCO3 नेगेटिव के साथ, है ना, और इधर HbO2 बन जाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं हम लोग हैल्डेन इफेक्ट, है ना, कंफर्म। तो इसे भी थोड़ा सा नोट कर लें। यहाँ पे बेटा हम थोड़ा सा लिखेंगे एस कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ताकि आप लोग को याद रहे, हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो इस फॉर्म में कितने परसेंट CO2 ट्रांसपोर्ट होता है, 20 to 25 या 23% लिख दो, 23% CO2 ट्रांसपोर्ट होता है, CO2 ट्रांसपोर्ट, है ना, पहले भी आप लोग देखे हो कैसे, तो CO2 यहाँ पे बाइंड विथ प्रोटीन
प्रोटीन पार्ट ऑफ Hb, CO2 बाइंड विथ प्रोटीन पार्ट ऑफ Hb, है ना। Hb के प्रोटीन यानी कि हीमोग्लोबिन के प्रोटीन पार्ट से बाइंड होता है, यानी कि NH2 बाइंड विथ CO2, ठीक है ना। NH2 के साथ CO2 बाइंड होता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, कंफर्म। और यहीं पे देखते हैं, देखो ये तो इसके साथ बाइंड होता है, जबकि O2 वाइल, यहाँ पे वाइल O2 बाइंड विथ आयरन पार्ट, आयरन मतलब Fe डबल पॉजिटिव, है ना, पार्ट ऑफ Hb, हीमोग्लोबिन के आयरन पार्ट से बाइंड होता है। इसका रिएक्शन छोटा सा है, ऐसे वहां भी आप लिखे दो, यहाँ पे CO2 के साथ बाइंड क्या होगा, Hb, यानी कि Hb हीमोग्लोबिन के साथ NH2 यहाँ पे हम निकाल देंगे अलग से ऐसे, और इसको हम लोग रिवर्सिबल फॉर्म में लिखेंगे। ये जो होगा वो टिश्यू लेवल पे होगा, यानी कि इसके साथ बाइंड कब होगी, टिश्यू में बाइंड होती है, भी डायग्राम में आपने देखा। और जब ब्रेक होगा तो कहाँ होगा, एल्वियोलर लेवल पे, एल्वियोलाई, ठीक है। एल्वियोलाई में क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे PO2 हाई रहता है, और ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ PCO2 बेटा हाई रहता है, ठीक है ना। तो कैसे देखो जरा, क्या बाइंड करेगा, HB NH2 NHCOOH, कंफर्म। तो इस तरीके से ये फॉर्म होता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। अब बेटा यहाँ पे देखना है एक चीज और समझ लें कि 100 ml deoxygenated blood कैरी कितना कैरी करता है, कैरी 4 ml CO2, ठीक है। मतलब 100 ml जो आपका ब्लड है वो केवल 4 ml CO2 नॉर्मल कंडीशन, ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करता है कौन 100 ml ब्लड। तो अब बेटा इसको आप लोग नोट कर लें, है ना। तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने CO2 ट्रांसपोर्ट पढ़ा, ठीक है। इसके नेक्स्ट टर्म पे हम लोग, हमारा ट्रांसपोर्ट लगभग पूरा एंड हो गया है ना। हमने ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट पढ़ लिया, गैसियस एक्सचेंज पढ़ लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट पढ़ लिया। अब हमारे पास सिर्फ 2 चीजें बची हैं, एक तो रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग का रेगुलेशन बचा हुआ है, और इसके डिसऑर्डर। उसके बाद ये चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में एंड हो जाएगा। थैंक यू।